स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम उपभोग फलन की बात कर रहे हैं तो उपभोग मतलब लोगों के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का जो प्रयोग किया जाता है। तो वस्तु एवं सेवाओं के प्रयोग की जो मात्रा है, उस मात्रा को एक तरह से हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। और लोगों के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का ये जो उपभोग किया जाता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, आय के ऊपर। तो लोगों की आय और उपभोग, ठीक है, या राष्ट्रीय आय और कुल उपभोग के बीच के संबंध को एक तरह से हम क्या कहते हैं, उपभोग फलन कहते हैं। अब किसी भी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन जो है, ये उपभोग का स्तर जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, किस प्रकार का होगा, उसे कौन कौन से तत्व जो हैं वो निर्धारित करते हैं, उसको एक तरह से प्रोफेसर किन्स ने दो भागों में विभाजित किया है। देखिए, प्रोफेसर किन्स ने जो डिटर्मिनेंट्स है कंजप्शन फंक्शन के, उपभोग फलन के जो निर्धारक हैं, उनको दो भागों में विभाजित किया है। एक तो है सब्जेक्टिव फैक्टर्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिपरक तत्व, और दूसरे हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, जिनको कहा जाता है हिंदी में वस्तुपरक तत्व। तो ये दोनों तत्वों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, व्यक्तिपरक तत्वों की अगर हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो किसी अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक प्रणाली होती हैं उसके अंदर आंतरिक तत्वों से जो संबंधित है, जिनको एक तरह से हम एंडोजीनियस फैक्टर कहते हैं। जैसे लोगों की, उपभोक्ताओं की रुचि किस प्रकार की है, उपभोक्ताओं की आदत किस प्रकार की है, लोगों की फैशन है। तो ये सारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, इनको एक तरह से क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहा जाता है, व्यक्ति परक तत्व कहा जाता है। व्यक्ति परक तत्व ऐसे होते हैं जो लोगों की जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक तत्व हैं, या लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सामाजिक रीति रिवाज जो हैं वो किस प्रकार का है। जैसे कि शादी ब्याह है, ठीक है, शादी ब्याह हो गया तो वहाँ की जो परंपरा किस प्रकार की है, जिस सोसाइटी में व्यक्ति रहता है वहाँ की जो परंपरा होती है वो भी उपभोग को प्रभावित करती हैं। लोगों की जो मनोवैज्ञानिक सोच होती है, रुचि है, फैशन है, लोगों की आदत हो गई है, तो ये सारे तत्व एक तरह से क्या करते हैं, उपभोग को प्रभावित करते हैं। तो इन सारे तत्वों को एक तरह से क्या कहा जाता है, व्यक्ति परक तत्व। और व्यक्ति परक तत्व जो हैं उसमें ऐसे तत्वों को हम सम्मिलित करते हैं जिनसे प्रेरित होकर कोई व्यक्ति या जो व्यवसायी हैं, फर्म है, वो एक तरह से बचत करने को प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है, वो सेविंग करते हैं। जिनसे प्रभावित होकर सेविंग करते हैं वो सारे फैक्टर्स कौन से होते हैं, व्यक्ति परक तत्व में आते हैं। और व्यक्ति परक तत्व के अनुसार अगर हम देखें तो जो उपभोग फलन है वो अल्पकाल में स्थिर रहता है। अल्पकाल में उपभोग को ये जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, इनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सामान्यतः अल्पकाल में, शॉर्ट रन में एक तरह से क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसलिए उपभोग फलन जो है उसमें अल्पकाल में परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, जो व्यक्ति परक तत्व हैं वो उपभोग फलन के ढलान, स्लोप, और उसका जो रूप है, आकार है, शेप है, उसको निर्धारित करते हैं। उपभोग फलन जो है वो किस प्रकार का होगा, जैसे अगर हमने उपभोग फलन बनाया, सामान्यतः अगर हम आकार देखें उसका इस आकार का होता है, तो इसका ये जो ढाल है वो किस प्रकार का होगा, ठीक है, ढाल ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ये जो ढाल है, स्लोप है, उसको निर्धारित कौन करेंगे, व्यक्ति परक तत्व। तो व्यक्ति परक तत्व एक तरह से क्या करते हैं, उपभोग फलन का जो शेप है, जो स्लोप है, ढाल है, उसको निर्धारित करते हैं। और मुख्य रूप से इसका जो संबंध है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो मनोवैज्ञानिक तत्व हैं या जो सामाजिक रीति रिवाज हैं। जैसे माना कि लोग, जैसे एक व्यक्ति है वो परिवार में जैसे सोचता है कि उसके बेटों की शादी होगी, तो वो क्या करता है, भविष्य के लिए कुछ पैसा अपने पास के धीरे धीरे वो बचत करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार की ये जो मनोवैज्ञानिक सोच है या जो सामाजिक रीति रिवाज है, जिनसे प्रेरित होकर व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है। तो ऐसे तत्वों को एक तरह से क्या कहा जाता है, व्यक्ति परक तत्व कहा जाता है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहा जाता है। अब देखिए, प्रोफेसर किन्स ने जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं उसको दो भागों में विभाजित किया है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, व्यक्तिगत प्रयोजन, इंडिविजुअल मोटिव,
ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब एक तरह से क्या हो गया, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे तत्व जिनसे प्रेरित होकर कोई एक व्यक्ति जो है वो बचत करने को प्रोत्साहित करता है। एक व्यक्ति, जैसे हम अपने ऊपर लेके देख लें कि हम जो है पैसा कमा रहे हैं, तो उनमें से कुछ पार्ट हम बचा के क्यों रखना चाहते हैं, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो प्रोफेसर किन्स ने व्यक्तिगत प्रयोजन के, इंडिविजुअल मोटिव के 8 उद्देश्य बताए हैं। उन 8 उद्देश्यों से प्रेरित होकर व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है। सबसे पहला हो गया हमारा भविष्य में आकस्मिक व्यय। ठीक है, अनफोर्सीन कोई एक्सपेंडिचर हो सकता है भविष्य में। जैसे व्यक्ति हैं, व्यक्ति एक तरह से क्या होता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है, और भविष्य के बारे में अगर वो सोचता है कि उसमें आकस्मिक कुछ खर्चे आ जाएंगे, ठीक है, तो आकस्मिक खर्चों को वो पूरा करने के लिए क्या करता है, अपने पास में कुछ अपनी आय का, जो करंट में वो कमा रहा है, वर्तमान उसकी जो आय है, कुछ पैसा वो बचा के रखता है, ताकि अचानक कोई भविष्य में दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना के समय उस पैसों का वो प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार का जो मोटिव है उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशन मोटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रिकॉशन मतलब हो गया हमारा कि सुरक्षा के उद्देश्य लिए, सुरक्षा का उद्देश्य पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अपने पास में कुछ पैसा बचा के रखता है, बचत करता है। दूसरा हो गया हमारा प्रत्याशित भावी आवश्यकता। ठीक है, प्रत्याशित देखो, फर्स्ट में था गया अनफोर्सीन, आकस्मिक हो गया एक तरह से, लेकिन प्रत्याशित का मतलब क्या हो गया कि भविष्य में संभावित कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था हो गई है, बीमारी हो गई है। लोगों को लगता है कि जब वृद्धावस्था में वो कुछ कमा नहीं पाएंगे, तो इस स्थिति में उस समय का जो खर्चा है, उस खर्चे को पूरा करने के लिए उसके पास में पैसा होना चाहिए। तो उस वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति क्या करता है, बचत करने को प्रेरित होता है, या वो सोचता है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इस स्थिति में कोई बीमारियां आ गई हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं, तो उन बीमारियों के टाइम में दवाइयों का जो खर्चा है उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, पैसों की आवश्यकता होगी। ये सोच के व्यक्ति क्या करता है, एक तरह से बचत करता है। ठीक है, इसको एक तरह से हम फोरसाइट मोटिव कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्याज और कीमत की वृद्धि के रूप में, जो लोगों की आय बढ़ जाती है, तो उस बड़ी आय को वो क्या करते हैं, वस्तु एवं सेवाओं का जो उपभोग है उस पर खर्च करना चाहते हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं कि उनके पास में जो एक्स्ट्रा धन है उसके ऊपर उनको अगर ब्याज मिल रहा है, या उनके पास में जो संपत्ति है उसका जो मूल्य है, कीमत अगर वो बढ़ जाती है, तो भविष्य में उनके पास में ये जो एक्स्ट्रा आय हो रही है उसकी भी वो गणना करता है, ताकि उनको भी वो अपना जो जीवन है उसको न करने के, जीवन जो है उसके लिए, मतलब वस्तु एवं सेवाओं का उसको जो उपभोग करने की इच्छा होती है वो पूरा कर सकें। फिर इसी तरीके से व्यक्ति क्या चाहता है, हमेशा उसका प्रयास रहता है कि उसका जो जीवन स्तर है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, तो वो धीरे धीरे एक तरह से क्या करना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है, अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको एक तरह से इम्प्रूव करना चाहता है। ठीक है, तो उसमें सुधार करने के लिए, अपना जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाने के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है। तो जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए इस उद्देश्य को हम सुधार उद्देश्य भी कह सकते हैं, इंप्रूवमेंट मोटिव कह सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आ जाता है काम करने की स्वतंत्रता, या जिसको हम इंडिपेंडेंट मोटिव कहते हैं, स्वतंत्र उद्देश्य कह सकते हैं, कि लोग एक तरह से क्या करते हैं, अपना जो कार्य है उसमें वो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं उनमें लोग ऐसा चाहते हैं एक तरह से कि उसका वो एक तरह से आनंद ले सके कि नहीं, मतलब ठीक है, और आनंद लेने की उनकी जो इच्छा होती है, ठीक है, उसके लिए वो क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता। तो इससे प्रेरित होकर व्यक्ति भी क्या करता है, एक तरह से बचत करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है सट्टा एवं अन्य व्यवसाय परियोजनाओं के लिए व्यक्ति जैसे एक तरह से विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करता है, एक सफल उद्यमी बनना चाहता है। तो सफल उद्यमी बनने के लिए हमेशा उसकी इच्छा होती है कि कुछ पैसा वो बाजार में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनका फायदा उठाने के लिए, या भविष्य में अगर कोई वो कार्य जैसे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए उसको धन की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए भी वो प्रेरित होकर वो क्या करता है, बचत करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है संपत्ति छोड़कर मरने की इच्छा, कि भारत में अगर हम देखें कि लोगों की एक तरह से प्रवृत्ति होती है कि अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए वो कुछ छोड़ के जाएं। ठीक है, तो लोगों में क्या प्रवृत्ति होती है, संपत्ति छोड़कर जाने की एक तरह से इच्छा होती है। इसको एक तरह से वो क्या करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, इसको इसलिए इसको हम गर्व उद्देश्य भी कह सकते हैं, प्राइड मोटिव कहते हैं, कि लोगों में एक तरह से संपत्ति छोड़कर जाने की इच्छा होती है। और फिर नेक्स्ट हमारा है कृपणता का उद्देश्य,
ठीक है। मिसलाइन मोटिव जिसको कह सकते हैं कंजूसी की सामान्य प्रवृत्ति, मतलब लोग जितना भी कमाते हैं उनमें एक तरह से क्या होता है, कुछ न कुछ पैसा जो है वो बचाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो कुछ पार्ट जो है इनकम का वो हमेशा बचा के रखना पसंद करते हैं। इस प्रवृत्ति को एक तरह से क्या कहा जाता है, कंजूसी प्रवृत्ति कहा जाता है। तो इन सभी उद्देश्यों से प्रेरित होकर व्यक्ति एक तरह से क्या करता है, बचत करता है। तो इनको एक तरह से कहा जाएगा व्यक्तिगत प्रयोजन। इसी तरीके से अगर हम अब एक बिजनेस फर्म की, व्यवसाय की अगर हम बात करें, तो व्यवसायी जो होता है, ठीक है, बिजनेस फर्म हो गई या सरकार भी एक तरह से हो गई है, वो क्या करती है, कुछ पैसा बचा के रखना पसंद करती हैं, ठीक है। तो वो बचा के जो पैसा रखती हैं उसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो प्रोफेसर किन्स ने इसके 4 उद्देश्य बताए हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, उद्यम उद्देश्य है, दूसरा है तरलता, तीसरा है आय वृद्धि और चौथा है वित्तीय दूरदर्शिता। उद्यम की अगर हम बात करें तो जो भी छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, अगर वो कितना भी अपना जो व्यवसाय है उसका विस्तार कर लें, फिर भी हमेशा उनमें क्या प्रवृत्ति होती है, हमेशा वो जो काम कर रहे हैं, अपना जो उद्यम है, हमेशा उसको विस्तार करने की ही वो सोचते हैं। और इसको पूरा करने के लिए उनको किसकी आवश्यकता होगी, पूंजी की, धन की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई भी एक उद्यमी जो है वो भी क्या करता है, पैसा बचा के रखता है अपने पास में। नेक्स्ट जो आ जाता है दूसरा, उसमें है लिक्विडिटी, ठीक है। हमेशा किसी भी फर्म के सामने, जो बिजनेसमैन है उसके सामने आपातकालीन परिस्थितियां जो हैं, कठिनाइयां हैं, वो कभी भी आ सकती हैं। और उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए, उन आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए उनको लिक्विड एक तरह से मनी की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से आय वृद्धि, कि लोग एक तरह से हैं, हमेशा क्या करते हैं, अधिक आय प्राप्त करने के लिए वो कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब कार्य जो करते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, वो अधिक से अधिक एक तरह से कार्य कर सकें, ठीक है, और अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकें। और अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए वो हमेशा क्या करते हैं, कार्य करना जो है वो जारी रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो है वित्तीय दूरदर्शिता, ठीक है। वित्तीय दूरदर्शिता में क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल प्रूडेंस में वित्तीय दूरदर्शी का मतलब हो गया कि एक जो फर्म है, एक व्यवसायी है, हमेशा अपने व्यवसाय में जिन भी मशीनों का प्रयोग करता है तो उसको लगता है कि ये जो मशीनें हैं, ठीक है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, अप्रचलित हो जाएगी या उनमें मूल्यह्रास की जो समस्या आ जाएगी। तो इसी स्थिति में उसकी जगह नई मशीनों को अगर उसको प्रतिस्थापित करना है, तो नई मशीनों को प्रतिस्थापित करने के लिए उसको धन, पैसा की आवश्यकता होगी। तो इन सभी तत्वों से प्रेरित होकर एक फर्म जो है, एक जो व्यवसाय है, वो एक तरह से क्या करता है, बचत करता है। तो ये सारे एक तरह से हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, व्यक्तिपरक तत्व कहते हैं। दूसरे हमारे जो तत्व आते हैं वो हैं वस्तुपरक तत्व, ठीक है। और वस्तुपरक तत्व, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो किसी अर्थव्यवस्था की आंतरिक प्रणाली से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था की बाहरी प्रणाली से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, बहिर्जात कारक कहते हैं, बाहरी कारक कहते हैं, एक्सोजीनियस फैक्टर्स कहते हैं। और इनमें एक तरह से क्या होता है, तेजी से परिवर्तन हो सकता है। और उपभोग फलन हमारा जो है उसमें जो शिफ्ट होता है ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो उसमें शिफ्ट होने का जो कारण है वो कौन सा कारण है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, वस्तुपरक तत्वों के कारण ही उपभोग फलन जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। तो उपभोग फलन जो है वो शिफ्ट कब हो सकता है, किन कारणों से होता है, हमारे जो एक्सोजीनियस फैक्टर्स होते हैं, जो वस्तुपरक तत्व होते हैं, उनके कारण, उनमें अगर परिवर्तन होता है तो जो कंजप्शन फंक्शन है, जो उपभोग फलन है, वो एक तरह से क्या होगा, खिसक जाएगा। अब प्रोफेसर किन्स जो थे उन्होंने 5 ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स बताए हैं, वो कौन कौन से हैं, मजदूरी स्तर में परिवर्तन, दूसरा अप्रत्याशित लाभ एवं हानि, तीसरा राजकोषीय नीति में परिवर्तन, चौथा है प्रत्याशाओं में परिवर्तन और पांचवा है ब्याज दर में परिवर्तन, चेंजेस इन वेजेस या वेज लेवल हम कह सकते हैं। और फिर उसके बाद में विंडफॉल गेन्स एंड लॉस हो गया, फिर उसके बाद में चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी, उसके बाद में चेंजेस इन एक्सपेक्टेशन से, और चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन सभी में परिवर्तन होने से भी हमारा जो उपभोग फलन है वो एक तरह से क्या होगा, खिसक जाएगा।
अब देखिए इनको हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मजदूर स्तर में परिवर्तन की बात करें कि जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी दर हैं अगर वो बढ़ जाती हैं तो मजदूरी दर बढ़ने से जो लोग हैं, मजदूर हैं, श्रमिक है, उनकी आय का स्तर एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा, और जिससे हमारा जो कंजप्शन फंक्शन है वो क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ जाने से उनकी जो उपभोग प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। अपनी बढ़ी हुई आय को वो क्या करेंगे, उपभोग के ऊपर खर्च करेंगे, और जिससे हमारा जो उपभोग फलन है वो क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब मजदूरी दर में वृद्धि होती है लेकिन साथ साथ में जो प्राइस लेवल है, कीमत स्तर भी बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उपभोग फलन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो जिस अनुपात में मजदूरी दर में अगर वृद्धि होती है उससे अधिक अनुपात में अगर प्राइस लेवल, कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है तो जो उपभोग फलन है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा जो हमारा तत्व है वो है अप्रत्याशित लाभ। अप्रत्याशित लाभ और हानि। अब देखिए स्टॉक मार्केट में एक तरह से क्या होता है कि कभी कभी अप्रत्याशित परिवर्तन होते रहते हैं, और अप्रत्याशित परिवर्तनों से क्या होता है, जिनका अनुमान नहीं होता, कहने वाला, ठीक है। अप्रत्याशित का मतलब क्या हो गया, जिसका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जो उपभोग फलन है, ठीक है, अगर लाभ की स्थिति होती है तो उपभोग फलन जो होगा वो ऊपर की ओर खिसक जाएगा, अगर हानि होती है तो जो उपभोग फलन है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि 1925 में जैसे अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर तेजी की स्थिति आई थी, और तेजी की स्थिति आने से क्या हुआ, वहाँ के जो उस समय जो स्टॉक होल्डर थे, ठीक है, उनका जो इनकम है वो एक तरह से क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, और इनकम के बढ़ने से जो कंजप्शन कर्व हमारा है, कंजप्शन फंक्शन कर्व, वो क्या हो गया था, ऊपर की ओर खिसक गया था। तो ये एक तरह से अचानक अगर कोई लाभ हो जाए, हमने जैसे लोगों ने शेयर परचेस कर रखे हैं और शेयर परचेस करने से माना कि इनका जो वैल्यू है अगर अचानक बढ़ जाए, ठीक है, अचानक अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो लोगों की इनकम बढ़ने से जो कंजप्शन फंक्शन है वो क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो अप्रत्याशित अगर किसी प्रकार का कोई लाभ होगा तो उपभोग फलन ऊपर शिफ्ट होगा, और अप्रत्याशित किसी प्रकार की हानि हो जाती है, जैसे लोगों ने शेयर परचेस कर रखे हैं और शेयर की जो प्राइस है वो डाउन हो जाती हैं, तो उनकी कीमतों में कमी होने से क्या होगा, जो शेयर होल्डर उनको हानि होगी, और उनका जो उपभोग स्तर है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है तीसरा वो है राजकोषीय नीति में परिवर्तन। ठीक है, राजकोषीय नीति में सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, सरकार जो खर्चा करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उनसे संबंधित है। माना कि सरकार क्या करती हैं, अपनी जो टैक्सेशन पॉलिसी का यूज करके अर्थव्यवस्था में टैक्सेशन को बढ़ा देती हैं। तो टैक्सेशन बढ़ने से क्या होगा, करों की दर अगर बढ़ जाएगी तो लोगों की जो प्रयोज्य आय है, जो खर्च योग्य आय है, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या होगी, कम। और जब टैक्स के बढ़ने से, ठीक है, टैक्स रेट अगर बढ़ जाती हैं तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, और जिससे कंजप्शन लेवल भी क्या होगा, कम होगा। तो जो उपभोग फलन है वो क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन सरकार क्या करती है, टैक्स रेट को अगर कम कर देती हैं तो टैक्स रेट कम करने से क्या होगा, उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा होगी, और जिससे वो क्या करेंगे, कंजप्शन के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे, उपभोग के ऊपर वो ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे उपभोग फलन क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है प्रत्याशाओं में परिवर्तन, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हो गया कि जो लोग हैं वो भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि आने वाले टाइम में, भविष्य में, जैसे भारत का या कोई भी देश है, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं कि हमारे कंट्री का अन्य देशों के साथ में युद्ध हो सकता है, तो युद्ध होने का अगर भय होता है तो इसी स्थिति में लोग सोचेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, तो ये सोच के वो क्या करते हैं, अभी वर्तमान समय में अपना जो उपभोग है, वस्तुओं सेवाओं को अपने पास में अधिक मात्रा में वो खरीदने लग जाते हैं, जिससे करंट टाइम में क्या होगा, उपभोग फलन जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, लोग एक तरह से क्या सोच रहे हैं। लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि भविष्य में वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएगी, प्राइस लेवल क्या है वो कम हो जाएगा, तो ये सोच के वो क्या करेंगे, वर्तमान समय में जो उपभोग है, वस्तु एवं सेवाओं को वो कम खरीदेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो भी एक तरह से उपभोग फलन को प्रभावित करेंगे। लोग अगर सोचते हैं कि भविष्य में कीमतें कम हो जाएगी तो कीमतें कम होने की संभावना से वो वर्तमान समय में वस्तुओं एवं सेवाओं को कम क्रय करेंगे, जिससे हमारा जो उपभोग फलन है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा तत्व वो है ब्याज दर में परिवर्तन। ठीक है, बाजार की जो ब्याज दर है वो भी एक तरह से उपभोग को प्रभावित करेगी। जैसे अगर ब्याज दर जो है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो बढ़ जाती हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा, जिन शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, या जो ऋण पत्र होते हैं उनकी जो प्राइस है वो एक तरह से क्या होगी, कम हो जाएगी। और ऋण जिन्होंने ले रखा है ऋण पत्र, ठीक है, जिन शेयर होल्डर ने जिन्होंने बॉन्ड परचेस कर रखे हैं, तो एक तरह से वो क्या करेंगे, अब कम उपभोग करेंगे। जिससे एक तरह से क्या होगा, जो संपत्ति हैं लोगों के पास में जिन्होंने ऋण पत्रों में निवेश कर रखा है, अब वो उनमें निवेश नहीं करेंगे, अब वो क्या करेंगे, बचत करने को ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें कि जो वस्तुएं लोगों के द्वारा खरीदी जाती हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की कोई जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से संबंधित हम कहें कि जो इंस्टॉलमेंट होती है, जैसे इंस्टॉलमेंट अगर परचेस कर रखा है कि जैसे टीवी है, कार है, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो इनको लोगों ने अगर इंस्टॉलमेंट में परचेस कर रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा, इनको खरीदना, इनकी जो इंस्टॉलमेंट है, इनकी जो किस्तें हैं वो एक तरह से क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब अब उनको ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो इसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, इनको प्रयोग नहीं करेंगे, इनके ऊपर खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जो उपभोग कर रहे हैं वो एक तरह से उधार लेके कर रहे हैं, बदले में उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा, अब लोग क्या करेंगे, ऐसे जो किस्तों में भुगतान किया जाता है उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो उपभोग फलन है वो क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो 5 तत्व हैं वो किसने बताए थे, प्रोफेसर कीन्स ने। उसके अलावा जैसे और भी तत्व होते हैं, अगर वो अपने पास में रखते हैं तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वो कम भुगतान करेंगे। क्लियर हो गया। फिर निगमों की जो वित्तीय नीतियां हैं, उनकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी हैं वो किस प्रकार की हैं। अगर जो लोग शेयर परचेज करते हैं उनको एक तरह से क्या होता है, डिविडेंड, लाभांश का भुगतान किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनमें वापस इन्वेस्टमेंट करते हैं, पुनर्निवेश करते हैं। तो अब देखिए, यदि जो निगम हैं उनकी नीतियां किस प्रकार की हैं, अगर वो क्या करते हैं, अपने पास में रिजर्व फंड के रूप में पैसा ज़्यादा रखते हैं, और जो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर को अगर वो भुगतान नहीं करते हैं या कम भुगतान करते हैं, तो जो शेयर होल्डर से उनकी इनकम क्या होगी, आय क्या होगी, घट जाएगी। और उनकी आय घटने से जो कंजप्शन फंक्शन है, उपभोग फलन है, वो क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन माना कि जो निगम है वो क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर में आय को, जो लाभांश उनको बांट देती हैं, तो शेयर होल्डर की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। और उनकी आय बढ़ने से अर्थव्यवस्था में उपभोग का जो स्तर है वो क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे उपभोग फलन जो है वो क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो 7 पॉइंट वो हैं तरल परिसंपत्ति धारण। अब देखिए, तरल परिसंपत्ति का मतलब क्या हो गया, कि लोगों के पास में नकद रूप में या उनके जो बैंक में जो सेविंग अकाउंट हैं, ठीक है, उनके रूप में तरल परिसंपत्ति कितनी है, ये भी एक तरह से क्या होगी, उपभोग फलन को प्रभावित करती हैं। यदि लोगों के पास में जो तरल परिसंपत्तियां हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस स्थिति में वो क्या करेंगे, अपनी चालू आय में से ज़्यादा मात्रा में वो उपभोग के ऊपर खर्च करेंगे। क्लियर हो गया, कि लोगों के पास में तरल परिसंपत्ति अगर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो करंट आय जो वो कमा रहे हैं, वर्तमान समय की जो आय है उसमें से अधिक भाग वो जो है वो क्या, कहाँ पे खर्च करेंगे, उपभोग के ऊपर। और जिससे क्या होगा, उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी, उपभोग फलन जो होगा वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है 8वां पॉइंट, वो है आय का वितरण। कि समाज में आय का वितरण किस प्रकार से है। यदि अर्थव्यवस्था में, समाज में आय का जो वितरण है वो समान है, ठीक है, गरीब व्यक्ति और जो धनी हैं उनके बीच में अगर आय वितरण में अधिक समानता है, तो उपभोग फलन जो है एक तरह से क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा, कम रहेगा। क्योंकि जो धनी लोग होते हैं उनकी उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी आय पहले से कम है, ठीक है, इसलिए वो अधिक भाग उपभोग के ऊपर खर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहेंगे।
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है 9th, वो है बचत विषयक मनोवृत्ति। मतलब लोगों की बचत के प्रवृत्ति किस प्रकार की मनोवृत्ति है। यदि लोग क्या करते हैं, जो अपना वर्तमान समय है, जो वर्तमान उपभोग है, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं भावी उपभोग की तुलना में, तो इस स्थिति में वो क्या करेंगे, वर्तमान समय में उपभोग ज़्यादा करेंगे, जिससे उपभोग फलन क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, वर्तमान की तुलना में जो अपना भविष्य है, भविष्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, भावी उपभोग को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वर्तमान समय में वो उपभोग कम करेंगे और बचत ज़्यादा करेंगे, और जिससे क्या होगा, जो उपभोग फलन है वो नीचे की ओर खिसक जाएगा। जैसे लोग क्या करते हैं, उपभोग फलन एक तरह से नीचा रहने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि लोग जीवन बीमा पॉलिसी करा लेते हैं, जो भविष्य निधि कोष होते हैं, या मतलब जो भी सामाजिक सुरक्षा की जो स्कीमें होती हैं, उनमें अगर लोग पैसा लगा देते हैं, तो वर्तमान समय में जो उनका उपभोग है वो क्या होगा, कम होगा, और जिससे उपभोग फलन एक तरह से क्या होगा, नीचे रहेगा। इसी तरीके से ड्यूजेनबरी का सिद्धांत है, ठीक है। ड्यूजेनबरी ने क्या बताया था कि लोगों का जो उपभोग होता है वो एक तरह से अपने जो पड़ोसी लोग होते हैं उनके उपभोग से भी प्रभावित होता है, जिसको एक तरह से उन्होंने क्या कहा था, प्रदर्शनकारी प्रभाव कहा था। और प्रदर्शनकारी प्रभाव में क्या होता है कि लोगों में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती हैं कि जो उनके पड़ोसी हैं, ठीक है, उनका जो उपभोग स्तर है उनसे भी वो आगे निकलना चाहते हैं, ठीक है। हमेशा एक व्यक्ति की क्या प्रवृत्ति है, अपने जो धनी पड़ोसी हैं उनका जो उपभोग स्तर होता है उसको वो अनुसरण करता है, और साथ ही साथ उससे आगे निकलने की जो प्रवृत्ति हैं उनमें पाई जाती हैं। और इसी कारण से जो ये प्रदर्शनकारी प्रभाव है उसके कारण से लोगों का जो उपभोग है वो बढ़ता है, और इसी कारण जो उपभोग फलन है वो क्या होगा, ऊपर की ओर खिसक जाता है। उसके बाद में जैसे जनसंख्या संबंधित तत्व हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जैसे जनसंख्या का स्तर अगर ज़्यादा है, तो जनसंख्या का स्तर ज़्यादा होने से भी क्या होता है, जो उपभोग स्तर है वो एक तरह से ऊंचा होगा। और साथ ही साथ जनसंख्या संबंधी जो अन्य तत्व होते हैं, जैसे कि आयु संरचना किस प्रकार की है, तो ये भी एक तरह से क्या करेंगे, उपभोग को प्रभावित करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।